हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो आज के इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के नेक्स्ट पार्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम दो पार्ट्स में इंडियन पॉलिटी के कई सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके थे। अभी तक हम 68 तक क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके थे। आज हम इसके बाद कंटिन्यू करने वाले हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर इन क्वेश्चन को रिवाइज करना चाहते हो कर सकते हो। बाकी जो प्ले लिस्ट बनी है इंडियन पॉलिटी के नाम से, वहाँ पर भी वीडियोज़ ऐड करते जाएंगे हम। क्वेश्चन सीरीज वाली पहले भी ऑलरेडी एडिड है, हम बाकी जो वीडियोज़ आते रहेंगे वो भी वहाँ पर ऐड होती रहेंगी, तो आपको सब कुछ समझ आता जाएगा। जो भी करेक्ट आंसर होगा, अगर आप वेबसाइट में जाओगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहाँ पर जाओगे, जो भी करेक्ट आंसर होगा इसका इस तरह से डॉट लगे हुए हैं, इस तरह से डॉट लगे हुए हैं। लेकिन अभी फिलहाल जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने सभी के आंसर्स अपडेट नहीं करे हैं, बट आज शाम तक मैं सभी के सभी आंसर्स यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। वहाँ पर जाकर आप रिवाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे लगभग स्टार्टिंग के सभी क्वेश्चन में आंसर अपडेट यहाँ पर करे हुए हैं। ये सभी क्वेश्चन आप जाकर रिवाइज कर सकते हो। आज के जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो आप कह सकते हो डिफिकल्ट क्वेश्चन कोई भी नहीं रहेगा आज के इस लेक्चर में। बेसिक से लेके कुछ क्वेश्चन होंगे मॉडरेट लेवल के, ऐसे रहने वाले हैं क्योंकि हम नए टॉपिक्स में यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करें। तो पहले बेसिक, फिर धीरे धीरे एडवांस लेवल भी करते जाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस उम्मीद करता हूँ आपने पहले देख लिए होंगे, जो हम करवा चुके थे ये वाले क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। ये पहला सेट हमारे पास चल रहा है। आज हमारा जो क्वेश्चन है वो 69 से स्टार्ट होगा। हम डायरेक्ट चलते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 69 आपके सामने। आज का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग और इज सिचुएटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे भारत के संविधान में किसके बारे में मेंशन करा गया है। फर्स्ट पार्ट में कहा गया है प्रेसिडेंट शैल नॉट बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। सेकंड पार्ट में कहा गया पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड टू हाउसेस। इसमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है? क्या पहली स्टेटमेंट सही है? क्या दोनों सही हैं? क्या सिर्फ दूसरी वाली सही है? ये दोनों में से कोई भी सही नहीं है। आज के जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं, इसमें से अगर आपने पॉलिटी पढ़ चुके हो ना, पॉलिटी के थोड़े भी कंसेप्ट क्लियर हैं, अगर एक आध या दो क्वेश्चन भी मान चलो वो गलत होते हैं तो ठीक है, ओके, मान सकते हो कि हाँ प्रॉब्लम है। लेकिन अगर एक दो से अगर ज़्यादा क्वेश्चन आपके गलत होते हैं यहाँ पे, तो आप समझ जाना आपकी बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे पॉलिटी के क्लियर नहीं है, आपको लेक्चर से अच्छे से देखना पड़ेगा। तो भाई हम भारत के संविधान में क्या कहा गया है, प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी हाउस के जो है वो मेंबर नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 तो बिल्कुल सही है। और पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट भी आता है, लोकसभा भी आता है, राज्यसभा भी आता है, तो सेकंड भी सही है। इसका मतलब दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आर्टिकल 59 है ना हमारे पास, ये वाला प्रेसिडेंट जो मेंबर वगैरह नहीं होंगे उसके, इस तरह से करके, हालांकि वो जॉइंट सेशन वगैरह बुला सकते हैं, इस तरह की बातें करी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 70 की बात कर लेते हैं। राज्यसभा कैन डिले द फाइनेंस बिल सेंट फॉर इट्स कंसिडरेशन बाय द लोकसभा। देखो, लोकसभा से अगर जो फाइनेंस बिल जाता है राज्यसभा में चला गया, तो राज्यसभा उस बिल की बात करेंगे कितने देर तक, अगर उसको डिले करना चाहता है कितनी देर तक वो डिले कर सकता है, कितनी छूट दी गई राज्यसभा को, 1 महीना, 1 साल, 7 दिन या फिर 14 डेज की बात करेंगे। तो देखो, ये जो मैक्सिमम टाइम दिया जाता है राज्यसभा को 14 डेज़ का टाइम दिया जाता है। इससे ज़्यादा टाइम उनको नहीं मिलता जब फाइनेंस जैसे बिल की हम बात करते हैं। तो मैक्सिमम राज्यसभा जो 14 डेज तक उसको होल्ड कर सकता है, इससे ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर डी आपके पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हाउसेज द चेयरपर्सन इज नॉट द मेंबर ऑफ दैट हाउस। इनमें से कौन सी जगह पे जो चेयरमैन है वहाँ का मेंबर नहीं होते? लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो देखो, ऑब्वियस सी बात है, अगर हम लोकसभा की बात करेंगे वहाँ पे तो चेयरपर्सन होते ही नहीं है। लोकसभा की बात करेंगे वहाँ पे क्या होते हैं, स्पीकर होते हैं, तो स्पीकर वहीं से चुने जाते हैं। राज्यसभा में चेयरमैन हो जाएंगे, चेयरपर्सन की बात करें राज्यसभा में चेयरमैन हो जाएंगे। वो जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, वो वहाँ के मेंबर तो होते हैं राज्यसभा के, वो एक्चुअली में कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट होंगे। जो कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट होंगे वही चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। और इसका मतलब वो उस हाउस के तो मेंबर होते नहीं, लेकिन हाँ चेयरमैन होते हैं। तो राज्यसभा के यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भाई चेयरपर्सन जो कहाँ के मेंबर नहीं होते वो राज्यसभा की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Who among the following is not entitled to take part in the activities of लोकसभा। इनमें से कौन ऐसे हैं जो कि लोकसभा की एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं ले सकते? ऑप्शन नंबर ए में कहा गया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, बी में कहा गया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सी की बात करेंगे सी में कहा गया यहाँ पे सॉलिसिटर जनरल, और डी में कहा गया सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन सभी ऑप्शंस में से अगर हम सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करेंगे, ये लोकसभा की एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं करते, बाकी सभी ले सकते हैं, सिर्फ ये जो है वो पार्टिसिपेट उसमें नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। द स्टेट वाइज एलोकेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा। देखो, यहाँ पर आपको मैं बताया भी था जब पॉलिटिकल लेक्चर्स पढ़ा रहा था, स्टेट वाइज जो लोकसभा में सीट्स दी गई हैं वो 1971 की पॉपुलेशन का जो सेंसस था उसके अकॉर्डिंग करा गया। उस समय जब पॉपुलेशन थी उसके हिसाब से सीट्स बांटी गई हैं। अब ये जो है, ये जो अब इस सीट्स का एलोकेशन वगैरह चल रहा है,
ये कौन से साल तक रहने वाला है, उसके बाद चेंजेस करे जाएंगे। तो कौन से ईयर तक ये रहने वाला आपसे वो पूछा गया है। 2026 तक रहने वाला, आर्टिकल 82 यहाँ पे यूज होता है, 2026 तक रहने वाला है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने बताना है आज कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए या कितने सही हुए, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं। ये इजी क्वेश्चन है। कितने मेंबर्स जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट करे जाते हैं राज्यसभा में। आपको पता था राज्यसभा में प्रेसिडेंट के पास पावर है कि कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं। 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मतलब कोई आर्ट की फील्ड से, लिटरेचर की फील्ड में, साइंस में कंट्रीब्यूशन दिया, सोशल सर्विसेज में, ऐसी फील्ड से जो है वो किसी को भी नॉमिनेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट राज्यसभा में। ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है। एक बिल जो प्रेजेंट कर जाता है पार्लियामेंट में, वो एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है किसके बाद, जब वो दोनों हाउस को पास कर लेंगे सीधा वो एक्ट बन जाएगा। प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया, मंजूरी दे दी, वो एक्ट बन जाएगा। प्राइम मिनिस्टर ने साइन कर दिया, इतना तो सबको ही पता है। तो इतना तो आप सभी को ही पता है। ऑप्शन डी आप कह सकते हो सही हो जाएगा। लेकिन सही मायने में देखा जाए अगर इसको हटा देंगे यहाँ पे, तो अगर एक बिल जो है वो एक्ट कब बन जाता है, जब हाउस तो पास करेंगे फाइनली जाके जब प्रेसिडेंट उस पर साइन करते हैं तो वो एक्ट बन जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द राज्यसभा, अगर हम संविधान की बात करें तो राज्यसभा जो है उसको 2 साल में एक बार डिसॉल्व किया जा सकता है, हर 5 साल के बाद डिसॉल्व होती है, हर 6 साल के बाद डिसॉल्व होती है, या वो डिसॉल्व होती ही नहीं है। तो राज्यसभा की बात करेंगे, ये परमानेंट हाउस है ना, तो इज़ नॉट सब्जेक्ट ऑफ डिसोल्यूशन। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एज ए नॉन मेंबर, भाई इनमें से कौन ऐसा है जो कि नॉन मेंबर होते हुए भी जो भी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स हैं उन पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एज अ नॉन मेंबर हु कैन पार्टिसिपेट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। समझो किसी भी हाउस की बात करो पार्लियामेंट की, वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है बट वो मेंबर नहीं होता। तो वो कौन है भाई, वो अटॉर्नी जनरल है, जो कि मेंबर तो होते नहीं है, लेकिन कोई भी हाउस की पार्लियामेंट की बात करेंगे वहाँ पर जो भी प्रोसीडिंग्स कार्रवाई वगैरह चल रही है वहाँ पर वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 की बात कर लेते हैं। द फर्स्ट स्पीकर, पहले स्पीकर जिनके अगेंस्ट अगर हम बात करेंगे नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो लोकसभा में मूव करा गया था, जिनके खिलाफ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आया था, ऐसे पहले स्पीकर आपसे उनका नाम पूछा गया वो कौन थे। तो जीवी मवलंकर की बात करेंगे, गणेश वासुदेव मवलंकर की बात करेंगे, जिन्हें दादा साहेब भी कहा जाता है, उनके अगेंस्ट जो है वो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था। इस तरीके से एक तो आपको ये स्पीकर बता दिए, इसी तरीके से बलराम जखर की बात करो, हुकुम सिंह की बात करो, इस ऐसे कुछ और भी नाम है जिनके खिलाफ जो है नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था। मनी बिल जो है उसे कहाँ पे इंट्रोड्यूस कर जाता है, पहले मनी बिल को कहाँ पे इंट्रोड्यूस कर जाता है, लोकसभा में, राज्यसभा में, या दोनों हाउस की जॉइंट सेटिंग चल रही होगी तब, तो भाई लोकसभा में पहले इंट्रोड्यूस कर जाता है इसको। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 की बात कर लेते हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम टाइम इंटरवल। अच्छा, आपसे बोला कि 2 सेशंस होंगे पार्लियामेंट में, उनमें मैक्सिमम कितना टाइम का गैप रहना चाहिए, तो आपको बता चुका 6 मंथ का मैक्सिमम गैप रहना चाहिए, इससे ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। इस तरह की बातें आप सभी को पता ही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि पहले और जो दूसरा पार्ट था वीडियो के क्वेश्चन को वहाँ पे हमने अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी डिस्कस करे थे। आज बेसिक लेवल के, आगे से फिर से आपके अच्छे लेवल के क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से पॉलिटिक को टच नहीं करता, थोड़ा बेस बनाने के लिए ईजी क्वेश्चन लेकर आया हूँ। हु इज़ कम्पिटेंट टू डिसॉल्व द राज्यसभा। इनमें से कौन ऐसा है कि जो कि राज्यसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। राज्यसभा के चेयरमैन को पावर दी गई, वो राज्यसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। प्रेसिडेंट या जॉइंट सेशन बुलाना पड़ेगा, या फेरम। ये एक्चुअली में ये जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ये फेरम यहाँ पे गलती से मेरे से लिखा गया, यहाँ पे कुछ और लिखना था यहाँ पे। एक्चुअली मैं था कि यहाँ पे पहले जो आपके लिए साइंस के क्वेश्चंस बनाए हुए थे, एक बार मैंने डिस्कस वगैरह करे थे आपसे, तो ये उसका ऑप्शन नंबर डी था। तो मैं वहाँ से कॉपी पेस्ट करके पहले ऑप्शन सारे यहाँ पे लिखता था, फिर उनमें चेंजेस करता था, समझ गए। मतलब वहाँ पे पहले क्वेश्चन नंबर 80, 81 ऐसे लिखे हुए थे, सिर्फ वहाँ पे ऑप्शन चेंज करता था, क्वेश्चन चेंज करता था। तो इस तरह से करके ऑप्शन नंबर डी फेरम था, वहीं पर आ गया। इसका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा नन ऑफ दिस, ठीक है। तो भाई नन ऑफ दिस यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी को भी पावर नहीं दी गई वो राज्यसभा को डिसॉल्व कर सके, क्योंकि राज्यसभा क्या है, परमानेंट अब तो डिसॉल्व होता ही नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं। द फर्स्ट प्रोक्लेमेशन ऑफ एनर्जी अंडर आर्टिकल 352 वाज मेड बाय द प्रेसिडेंट इन। पहली बार जो इमरजेंसी लगाई गई थी आर्टिकल 352 को यूज़ करके, वो कब लगाई गई थी आपसे वो पूछा गया। तो देखो, जो पहली बार इमरजेंसी लगाई गई थी, आपको पता है इमरजेंसी के आर्टिकल्स होते हैं, मैं आने वाले क्वेश्चन आपके उसी से रिलेट करते हैं, तो अभी आपको बताऊंगा नहीं इसका आंसर वगैरह कौन कौन से वो होते हैं। लेकिन आपको पता है कि 352 आर्टिकल है, उसके अंदर भी इमरजेंसी लगाई जाती है, जिसको नेशनल इमरजेंसी कहते हैं। पहली बार ये नेशनल इमरजेंसी कब लगाई गई थी आपसे ये पूछा गया। तो पहली बार 1962 में लगाई गई थी। तो इसमें किसी तरह की डिफिकल्टी होगी, जब इंडिया चाइना की लड़ाई हो रही थी, फिर एक बार इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई, फिर एक बार इंदिरा गांधी ने खुद लगा दी थी, इस तरह से करके। तो नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल 352 आ जाता है, पहली बार 1962 में लगाई गई थी।
अब सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कितने तरह की इमरजेंसीज जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई हैं। तो भाई 3 तरह की बताई गई हैं। एक है नेशनल इमरजेंसी जो 352 आर्टिकल के अकॉर्डिंग लगती है, जो भी आपको पता है पहले जो लड़ाई हुई थी उस टाइम पर लगी भी थी हमारे सामने। चलिए अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा था कि इमरजेंसी के बारे में, तो क्वेश्चन था कि कितनी तरह की इमरजेंसी यहाँ पर, हाँ ठीक है 3 तरह की इमरजेंसी थी ना। एक थी फाइनेंशियल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी जो आर्टिकल 352 के बाद लगती है। एक इमरजेंसी थी स्टेट इमरजेंसी जो आपको पता है प्रेसिडेंट रूल होता है 356 वाला, और एक आती है फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 वाला। तो 3 तरह की इमरजेंसी के बारे में बताया गया, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 की बात कर लेते हैं। हाउ मैनी टाइम्स फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करेंगे वो आज तक कितनी बार लगी है। देखो जो पहली वाली इमरजेंसी हमने बोला था, जो क्या बोलते हैं जो नेशनल इमरजेंसी थी, आपको मैंने 3 बार बता दिया कब लगी थी। लेकिन यहाँ पे बोला गया कि जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो कितनी बार लगी है अभी तक इंडिया में, तो कभी भी नहीं लगी है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं। इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, जो इमरजेंसी लगती है आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग, वो कब लग सकती है उसके बारे में क्या, जैसे नेशनल इमरजेंसी की हमने बात करें लड़ाई के टाइम पे लगी थी, वो इमरजेंसी कब लग सकती है। ऑप्शन नंबर 1 में कहा गया लड़ाई के टाइम पे, चाहे वो वॉर हो, चाहे वो एक्सटर्नल एग्रेशन हो, चाहे वो इंटरनल डिस्टर्बेंस, इसकी वजह से लग सकती है। वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रिबेलियन की वजह से, इनमें से किसकी वजह से 352 वाली इमरजेंसी लग सकती है। देखो ये तो सिंपल है, फाइनेंशियल वाली तो अलग है, जब स्टेट की मशीनरी खराब होती है वो तो अलग है। इन दोनों में से उठाना पड़ेगा, आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर आर्म्ड रिबेलियन होगा, उस टाइम पे इमरजेंसी 352 के अकॉर्डिंग लग सकती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले जो इंदिरा गांधी ने लगा दी थी वो इंटरनल डिस्टर्बेंस का बात करके वो लगा दी थी इंदिरा गांधी की, तो 1975 में। तो बाद में 44th अमेंडमेंट एक्ट आया था जिसके बाद को डिलीट कर दिया था, इसकी जगह आर्म्ड रिबेलियन वर्ड यूज़ करा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन इशू प्रोक्लेमेशन ऑफ एनर्जी। तो प्रेसिडेंट है इंडिया के, वो इमरजेंसी जो है वो किस हिसाब से लगाएंगे, अगर प्राइम मिनिस्टर एडवाइस देंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस देगा, खुद का डिसीजन होगा, या फिर जो डिसीजन यूनियन कैबिनेट का होगा और रिटर्न में को दिया जाएगा। तो भाई जब रिटर्न में दिया जाएगा तभी लगाया जाएगा, क्योंकि 1975 में जो गलतियाँ करी गई थी उन्हें दोबारा दोहराना नहीं था। तो इमरजेंसी आपको पढ़ा चुका हूँ अच्छे से, वहाँ पे जाके वीडियोज़ में जाके कवर भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं। इनमें से कौन सा ऐसा है जिसके बेसिस पे आप इमरजेंसी नहीं लगा सकते। तो भाई वो कौन सा है, इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे आप इमरजेंसी नहीं लगा सकते, क्योंकि एक बार लगा चुके थे, गलती हो गई थी। अब इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे इमरजेंसी नहीं लगा सकती। क्वेश्चन नंबर 88 की बात कर लेते हैं। जब एक इमरजेंसी ऑलरेडी चल रही है तो कोर्ट में जाने का जो राइट है, देखो फंडामेंटल राइट सिंपल है, इमरजेंसी के टाइम पे सभी के सभी फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर दिए जाते हैं। सिर्फ कौन सा फंडामेंटल राइट है जिसे सस्पेंड नहीं कर देता, बाकी सारे सस्पेंड कर दिए जाते हैं। तो आर्टिकल 20 की बात करोगे, आर्टिकल 21 की बात करोगे, इनको छोड़ के सभी के सभी फंडामेंटल राइट सबके सस्पेंड कर दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1975 की जब इमरजेंसी लगी थी तब इंडिया के प्रेसिडेंट कौन थे इनमें से, तो फखरुद्दीन अली अहमद की बात करेंगे, ये उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज की अगर हम लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं। फर्स्ट टाइम पहली बार जब प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था, यानी कि जो सेकंड टाइप की इमरजेंसी की बात करते हैं, वो जब स्टेट की मशीनरी फेल हो जाती है, वो जो पहली बार प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था वो कहाँ पर लगाया गया था, तो वो पंजाब में लगाया गया था पहली बार। 1951 के टाइम पीरियड चल रहा था तो वहाँ पे लगाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो जो नेशनल इमरजेंसी वो 3 बार लगी थी, आपको बता चुका हूँ। 62 की लड़ाई पे लगी थी, फिर उसके बाद 71 पे लगी थी, फिर उसके बाद पता है 75 पे लगी थी। 3 तो ये लगी थी। जो ये प्रेसिडेंट रूल है तकरीबन हर जगह में देखने को मिल जाता है, आपको लगा रहता है, हर जगह कभी ना कभी लगा रहता है। और अगर तीसरे नंबर पर बात करें फाइनेंशियल इमरजेंसी, वो आज तक कभी लगेगी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी ऐसा का क्रैश कोर्स करने का आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो वहाँ पर जाके वो भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू, जय हिंद।